Next topic is calculation of entropy change for reversible and irreversible processes, and the case is considered for ideal gas. Clear? तो पहला हम जो है रिवर्सिबल लेके चलेंगे आइडियल गैस के लिए, और उसके बाद इसी के बेसिस पे हम इरिवर्सिबल का थोड़ा सा देखेंगे कि इरिवर्सिबल में क्या हो सकता है, क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रही होती है। ठीक है, तो उसमें एक चीज तो क्लियर होता है कि एंट्रोपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो उस केस में क्या होगा वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले रिवर्सिबल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो हमने यहाँ पे लिया है आइडियल गैस का, जिसमें आइडियल गैस किसी भी प्रोसेस में है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। वो साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिंस हमने कार्नोट पढ़ा है तो हम साइक्लिक को ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अब आपने ये प्रूव कर लिया कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। आपने ये देखा कि जो है सिग्मा डेल क्यू बाई टी इक्वस टू जीरो, तो समेशन जो है जीरो रहता है किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अगर वो साइक्लिक है। ये आपने प्रूव करके देख लिया और डिराइव भी किया जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि जो इसकी वैल्यू है वो केवल केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, एंड दिस करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स आर कौन कौन से हो सकते हैं, पी वी टी हो सकता है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग वेरिएबल हो सकते हैं स्टेट के, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर एन मोल ऑफ आइडियल गैस जिसका प्रेशर P है एंड वॉल्यूम V एंड T है, अगर ये सब कुछ है, सपोज करो अगर आप इसे इनिशियल स्टेट लेते हो तो आप इसे क्या कहोगे कि ये P1 है, इसे फिर आप कहोगे कि ये P1 है, ये V2 है, एंड सॉरी ये V1 है और ये T1 है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि चलो अगर ये P1 है, P है, V है, T है, तो अगेन क्या होगा P डैश V डैश T डैश, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि लेट एज्यूम दिस गैस एब्जॉर्ब डी क्यू रिवर्सिबल हीट। ठीक है, रिवर्सिबली एब्जॉर्ब कर रही है, देन एंट्रोपी चेंज इन सच केस कैन बी गिवन एज। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी गिवन एज ds equals to dq reversible by t. This is the second law of thermodynamics. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि जो dq रिवर्सिबल है ये है du प्लस का pdv। बेसिकली आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, du इक्वल्स टू dq अटेंडेंस नहीं ली। फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली फर्स्ट लॉ du इक्वल्स टू dq प्लस का pdv, सॉरी माइनस का pdv, माइनस का pdv। अब क्या करो, इस pdv को इधर ले आओ, ये हो जाएगा dq रिवर्सिबल इक्वल्स टू du प्लस का pdv। क्लियर, यहां से ds आ गया du प्लस का pdv बाई t। ठीक है, फ्रॉम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन p कैन बी चेंज इन द फॉर्म ऑफ v। ठीक है, p इक्वल्स टू nRT, pv इक्वल्स टू nRT, यहां से आप p की वैल्यू निकालो, p इक्वल्स टू nRT बाई v, और du इक्वल्स टू ncv dt। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को पुट कर दो एबव इक्वेशन में। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ds इक्वल्स टू ncv dt प्लस का nRT बाई v dv। अब इस t से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, तो ये t ऊपर चला जाएगा, t की पावर -1 t इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ का जो t है ये t इस t से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा nrv इनवर्स dv और यहाँ बचेगा ncv t इनवर्स dt। ठीक है, ये आ गया आपका पूरा ओवरऑल इक्वेशन ds का। अब इस पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे विद इन लिमिट s1 टू s ds को, और यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो ये ncv कॉमन है, हाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और जैसे ये बाहर आ जाएगा t इनवर्स dt का इंटीग्रेशन होगा केवल,
तो यहाँ से आ जाएगा टी इनवर्स डी टी का ln t, इस पे लिमिट इंप्लाइज कर दोगे t1 टू t2, तो ये जाएगा ln t2 बाई t1। यहाँ से क्या बचा v इनवर्स db, तो यहाँ से ये तो सिंस कॉमन था nr, तो ये बाहर आ गया, यहाँ से बचा ln v2 अपॉन v1। ये आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन बन गया डेल्टा एस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब आपने लिमिट इंप्लाइज किया तो s2 माइनस s1 और उसी को आपने कहा डेल्टा एस, तो यहाँ से आपका डेल्टा एस आ गया। इस ln को 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो डेल्टा एस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCV log T2 by T1 प्लस 2.303 NR log V2 by V1। क्लियर? तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। अब अगेन हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब ये देखो V है, V को P के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन की हेल्प से। फ्रॉम यूनिवर्सल गैस इक्वेशन आपको पता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 प्लस V1 ऑब्लिक T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो आपने चार्ल्स पढ़ा, बॉयल्स पढ़ा, और उसके बाद आपने यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। तो वहां से ये फाइनल आता है कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 के। यहाँ से V2 बाई V1 को, इस V1 को ट्रांसफर कर लो, साइड चेंज कर दो इधर, तो यहाँ से आ जाएगा V2 बाई V1 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है, इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो एवं पीछे की इक्वेशन थी, वहां पे जो V2 अपॉन V1 था, जो लास्ट वाला टर्म आ रहा था यहाँ पे V1 अपॉन V2 अपॉन V1, इसको आप चेंज कर दो P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1 के फॉर्म में, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 प्लस का 2.303 NR log। अब हमने क्या किया कि V2 अपॉन V1 को हमने रख दिया P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1, ठीक है। अब ये log के अंदर है, log के अंदर मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको पता है कि log mn इक्वल टू log m प्लस n, तो आप इसको log m प्लस n प्लस के फॉर्म में तोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा 2.303 NR log T2 अपॉन T1 प्लस का 2.303 NR log P1 अपॉन P2, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये NR log T2 अपॉन T1 प्लस का 2.303 N, ये कॉमन है इन दोनों टर्म में, ये जो टर्म है यहाँ और इस टर्म में, तो दोनों में से क्या करो 2.303 N कॉमन ले लो, N log T2 अपॉन T1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से जो बचा ये बचेगा C CV, और यहाँ से बचेगा केवल R, तो CV प्लस का R हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द टर्म को, ये जो टर्म था इसको आप राइट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.303 NR log P1 अपॉन P2, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से आप आपको आपने जो है फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा कि मतलब CP माइनस CV इक्वल्स टू R, तो वहां से CP आ जाएगा R प्लस का CV, तो ये CV प्लस R को हम लिख सकते हैं CP, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2.303 NCP log T2 अपॉन T1 प्लस 2.303 NR log P1 अपॉन P2। अब देखो इसको आप थोड़ा सा शार्ट ट्रिक के दौरान, शार्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हो, जो बेसिक फार्मूला था पहले वाला, उसमें क्या था, यहाँ पे CV था, तो यहाँ पे V था, ठीक है, V2 अपॉन V1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस फार्मूले में क्या हुआ कि यहाँ आ गया P, तो यहाँ भी आ गया P। ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन दोनों फार्मूले से, तो जो भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करके लगा सकते हो। हाँ, एक चीज और, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन में आपको दे दिया CV दे दिया और प्रेशर वेरी कर दिया, ठीक है, तो CP की वैल्यू आप CV प्लस R करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम इस प्रोसेस को, क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसेस के दौरान देखना है, प्रोसेसेस लिखा था, तो इसमें हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि पहला जो हम प्रोसेस ले रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं तो T क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और T कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T 0 होगा, मतलब T1 इक्वल टू T2 होगा, और T1 इक्वल टू T2 हुआ तो T2 अपान जो T1 है ये हो जाएगा T1 अपान T1, ठीक है, या इसे कहो 1,
और आपको पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि डेल्टा एस टी, टी का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे 2.303 एन आर लॉग V2/V1। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म फिनिश हो जाएगा, जो इधर वॉल्यूम का टर्म था इक्वेशन 3 में वो बचेगा। ठीक है, और सेम को आप लिख सकते हो अगर इस वाले इक्वेशन 4 की भी मदद से, तो ये वाला टर्म अगेन 0 हो गया, ये वाला टर्म केवल बचा, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया आपका 0। ठीक है, इक्वेशन 4। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब V1 इक्वल्स टू V2, डेल्टा V इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 3 की बात करें तो इक्वेशन 3 में क्या था, CV के साथ वॉल्यूम आ रहा था, तो अब अगेन यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, V2/V2 ही कर लो, कोई भी कर लो, तो ये आ जाएगा ln1, और ln1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो पूरा टर्म जो वॉल्यूम वाला था वो कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल आउट होगा, केवल टेम्परेचर वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा डेल एस वी, डेल्टा एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 2.303 NCV log T2/T1। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। P कांस्टेंट होगा, बार देखो वर्ड यूज होता है, प्रेशर की यूनिट है, तो आइसो बैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ से आ गया P1 इक्वल टू P2, और जैसे ये P1 इक्वल टू P2 आ गया, तो हम इक्वेशन 4 में, जो 4 में हमारा प्रेशर वाला टर्म था, जहां पे हमने लिखा था लॉग P1/P2। ठीक है, तो अगेन अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी अब P2 के टर्म में लिख सकते हैं P1 को, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी आ गया लॉग 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से जो प्रेशर वाला टर्म है वो भी रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा डेल्टा एस एट कांस्टेंट प्रेशर 2.303 एन सी वी लॉग T2/T1। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर हम इक्वेशन 5 की बात करें, ये जो इक्वेशन 5 है, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो लॉग V2/V1 है, इस टर्म को हम देखें, अगर वॉल्यूम V2 ग्रेटर देन V1 हो, अगर ग्रेटर देन V1 हो, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वन ग्रेटर देन 1 आएगी ना, ये कह लो ज्यादा अच्छा होगा। V2/V1, V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर ये केस है तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, और ln ग्रेटर देन 1 की वैल्यू, ln ग्रेटर देन 1 की वैल्यू भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 होगी तो ये पूरा का पूरा यूनिट बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होने का मतलब जो डेल्टा एस है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, या पॉजिटिव होगा। सिमिलरली प्रेशर पे भी हम इंप्लाइज कर सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 is greater than P2, then again delta S will be positive, and vice versa का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका उल्टा कर दे तो ये निगेटिव हो जाएगा। If V1 is greater than V2, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो जो जितने भी आपके जो एक्सपेंशन के केसेस हैं, एक्सपेंशन के केस में आप कहोगे कि इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, और कंप्रेशन के केस में इंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइडियल गैस का हम केस ले रहे हैं, तो आइडियल गैस किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये समझेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, जैसे हमने कार्नाट इंजन की बात की थी, तो कार्नाट इंजन में हमने कहा था कि ये पिस्टन है। ठीक है, यहाँ पिस्टन है, यहाँ पे नोजल लगी थी, जो ऑयल वगैरह
आयल को पिस्टन में पहुंचा रही थी और यहाँ पे एक फायरिंग इलेक्ट्रोड लगा था, यही ना। अब देखो अगर ये पिस्टन केवल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करके रह जाए, रिवर्सिबल नहीं है, ये फिर अगेन ऊपर नहीं जा रहा है, अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, देखो अगर ये ऊपर नहीं जा रहा है, केवल केवल एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या ये वर्क करेगा? हाँ वर्क करेगा, लेकिन कितना वर्क करेगा? बहुत ही कम वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर हमारी जो यहाँ पे जो पिस्टन के साथ साथ शाफ्ट लगी होती थी जो इससे जुड़ा होता था, और ये अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता था, तो ये शाफ्ट भी क्या होती थी, मूव कर रही होती थी, तो ये शाफ्ट मूव करती थी, और जब ये मूव करती थी, इस पे आपकी जो पुली लगी होती थी, और उस पुली से आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट चला सकते थे अटैच करके, ठीक है। जैसा कि आप डीजल इंजन में देखते हो कि गाँव में अगर खेती होती है तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ पुलिस लगा के पंप को रोटेट कराते हैं। अगर ये केवल केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करके रह गया, पूरा रिवर्स नहीं जा रहा है, रिवर्सिबल नहीं है, देन वर्क तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इफिशियंसी होगी वो कम होगी, और डेल्टा एस की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डेल्टा एस इस प्रोसेस में बहुत अच्छे से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। केवल केवल हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इंट्रोपी चेंज तो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन हम इसकी इफिशियंसी के टर्म में इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इंजन बेस्ड ऑन इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, इज नॉट रियलिस्टिक, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंजन को हमें साइक्लिक मैनर में मूव कराने की जरूरत होती है, ये हमारे लिए रियल वे में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम थियोरेटिकली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि चलो कोई इंजन है जो केवल इतना ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, हाउएवर one can prove that efficiencies in both process, ठीक है, हम इस इफिशियंसी को प्रूव कर सकते हैं कि जो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल है वो ज्यादा होगी इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि जब हम पिस्टन मूव करा रहे थे तो देखो ये इधर आ रहा था तब भी वर्क कर रहा था, वो इधर जा रहा था तब भी वर्क कर रहा था, तो नेटवर्क में जो है कुछ ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अगर एक ही साइडेड वर्क होगा तो नेटवर्क कम मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी रिवर्सिबल की है वो कम होगी रिवर्सिबल। नाउ कंस्ट्रक्ट ए इंजन विच वर्क ऑन रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली। तो हम दो इंजन की बात कर रहे हैं, एक इंजन जो रिवर्सिबल का वर्क कर रहा है और दूसरा इरिवर्सिबल वर्क कर रहा है। दोनों के लिए हमने सेम टर्म एंड कंडीशन रखी है, इसके लिए भी T2 हीट है, इसके लिए भी T2 हीट है, ये T2 से Q2 ले रहा है इरिवर्सिबली ले रहा है, ये Q2 ले रहा है रिवर्सिबली ले रहा है, बस अंतर यही है। इस इसके बाद ये जो हमारा इंजन है, ये जो सर्किल हमने बनाया ये इंजन है जो रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, ये इंजन इरिवर्सिबली वर्क कर रहा है, तो ये इंजन W रिवर्सिबल वर्क करेगा और ये इंजन W इरिवर्सिबल वर्क करेगा। और जैसे ही ये वर्क होता है, ठीक है, तो ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है इरिवर्सिबली टू द सिंक, और ये Q1 रिवर्सिबली सिंक को ट्रांसफर कर रहा है। तो इन दोनों केस में हम देखेंगे कि वर्क डन क्या है, और वहां से इंट्रोपी का कुछ आइडिया लगाएंगे, ठीक है, कि इंट्रोपी क्या हो सकती है। सिंस वी नो दैट साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि आप कार्नोट में पढ़े हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये 4 स्टेप का है, ठीक है। लेकिन जो नेटवर्क गेन हो रहा था वो स्टेप 1 और स्टेप 3 में हो रहा था, तो आपको पूरा का पूरा कार्नोट साइकिल थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करना है यहाँ पे। ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, और ये स्टेप 4 था। ये पीबी का ग्राफ हमने खींचा था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, ये V2 था, ये V3 था, और ये V4 था। तो फॉर सच टाइप ऑफ केस वी कैन राइट द वर्क डन, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड इज ओनली इन्वॉल्व इन दी वर्क डन। देन आपने देखा था कि स्टेप 2 एंड स्टेप जो है 4 वो क्या थे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए थे।
तो सो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैन बी राइट एज माइनस का W1 रिवर्सिबल इक्वल्स टू Q2 रिवर्सिबल, और ये होगा, ये T2 टेम्परेचर पे हो रहा था, Q2 कहां से लिया जा रहा है, T2 से, तो हो जाएगा R T2ln V2 अपान V1। ठीक है, अगर हम इसे इरिवर्सिबल के लिए लिखें, अब देखो एक चीज तो देखो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अंतर क्या है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी, फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आप वर्क पढ़ते हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको हम बहुत माइन्यूट माइन्यूट टर्म्स में अगर हम तोड़ते चले जाए, अगर हम उसको स्मॉल डेल्टा वी डेल डब्ल्यू में तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल है। और वहां पे किसी भी प्रोसेस पे हम फोर्स लगा के उसको उस टाइम रोक दें या रिवर्स कर दें, तो वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन वो प्रोसेस जो वर्क हो रहा है जिसमें हम स्मॉल चेंज नहीं कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा सा लार्ज चेंज कैलकुलेट करते हैं, डेल के जगह हम डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, अगर ऐसा है और उस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं कि दिस इज द केस ऑफ इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल में हम डेल्टा निकाल पाते हैं, और जब आप डी डब्ल्यू लिखते हो तो आप उसको समेशन करना हो, अगर आपको होल वर्क निकालना हो तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके आप डब्ल्यू निकाल सकते हो, एंड करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज होंगी उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है रिवर्सिबल में, ये आप फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q2 रिवर्सिबल इक्वल टू P अपोजिंग, ये प्रेशर है, इक्वल टू P अपोजिंग विद इन ब्रैकेट डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डेल्टा V लिखा है V2 माइनस V1। ठीक है, और आप ये जो फर्स्ट यूनिट में आपने इसे प्रूव भी किया था कि जो मॉड ऑफ Q रिवर्सिबल है वो ग्रेटर देन है मॉड ऑफ इरिवर्सिबल से, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो Q2 रिवर्सिबल होगा वो भी ज्यादा होगा Q2 इरिवर्सिबल से। ठीक है, यहां से आपके पास ये आ गया, हाँ ये हो गया, ये चीज हो गई ना। ठीक है, W1 रिवर्सिबल, मॉड ऑफ W1 रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ W1 इरिवर्सिबल। ठीक है, तो यहां से ये आप प्रूव कर सकते हो कि जो Q2 रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q2 इरिवर्सिबल। अब हमने स्टेप 1 की तो बात कर ली, स्टेप 1 की बात कर ली, अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे। ठीक है, स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 जो है हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन था, स्टेप फर्स्ट क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन था। तो ये कंप्रेशन कहां से होगा, V4 से, सॉरी V3 से V4 तक। ठीक है, तो V3 से V4 तक हो रहा है, इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग W निकाल सकते हैं, W3 रिवर्सिबल इक्वल टू Q1 रिवर्सिबल, और ये हो जाएगा R T1, ये T1 टेम्परेचर पे होगा, सिंक के पास नीचे का पोर्शन है जो अभी आपने इंजन कंस्ट्रक्ट किया था, ये हो जाएगा ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और फाइनल क्या है V4 अपॉन V3। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इरिवर्सिबल वर्क कैन बी गिवन एज माइनस का W3 इरिवर्सिबल इक्वल टू Q1 इरिवर्सिबल P डैश अपोजिंग विद इन ब्रैकेट V4 माइनस का V3। तो हम इस तरीके से इस वर्क को भी दे सकते हैं, रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। ठीक है, सिंस वी नो दैट जो V3 है इरिवर्सिबल का वो ग्रेटर होगा V3 रिवर्सिबल से, तो हम यहां से भी लिख सकते हैं, देखो ये जो मॉड है Q1 इरिवर्सिबल के लिए वो ज्यादा होगा Q2 इरिवर्सिबल से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो V4 है, ये V4 क्या है, लेस है। ठीक है, अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा रिमाइंड करोगे तो ग्राफ आपका ये था, देखो ये यहाँ पे था V1, ये V2, ये V3, ये V4, ये V4 था।
तो जो V3 है वो ग्रेटर है V4 से, V4 की वैल्यू ये है, V3 की वैल्यू ये है। इसकी वजह से ये क्वांटिटी क्या हो जाती है, ये क्वांटिटी निगेटिव आ जाएगी। जब ये निगेटिव आ जाएगी तो ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे W को पॉजिटिव लिया है, मॉड नहीं लगाया है, जहां जैसा कि पहले स्टेप में हमने मॉड लगाया था। ठीक है, तो यहाँ तो हमने मॉड लगाया था, लेकिन यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गई Q1 रिवर्सिबल, मॉड ऑफ Q1 रिवर्सिबल विल बी लेस देन, ये Q1 रिवर्सिबल लेस होगा Q1 इरिवर्सिबल से। ठीक है, आप इसे ऐसे कर सकते हो कि आप इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो माइनस को, इसलिए इससे मॉड लेना पड़ रहा है, ये माइनस का Q1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे W आपका प्लस आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए Q को अब मॉड लेना पड़ा। जब Q का मॉड लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन Q1 रिवर्सिबल। और ये हमने प्रूव कर दिया था कि जो W3 रिवर्सिबल होगा वो लेस होगा W3 इरिवर्सिबल से। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि जो V4 है वो लेस है V3 से। ठीक है, अब यहाँ से हम जब हमने दोनों प्रोसेसेस के लिए Q1 Q2 वगैरह कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, और इनपुट आपको पता है कि जो है Q2 है, तो अब आप क्या करो, इफिशियंसी निकाल लो। इफिशियंसी आप रिवर्सिबल हो जाएगा Q2 रिवर्सिबल माइनस का Q1 रिवर्सिबल, तो मार्ट ले लो क्योंकि Q1 क्या था, माइनस में था, और यहाँ से अब डिवाइड कर दो Q2 रिवर्सिबल। ये हो गया आपका नेट आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, यहाँ से आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, Q2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस मॉड ऑफ Q1 रिवर्सिबल अपॉन Q2 रिवर्सिबल। सिमिलरली इरिवर्सिबल इंजन के लिए भी हम लिख सकते हैं Q2 इरिवर्सिबल इक्वल्स टू ईटा इरिवर्सिबल इक्वल्स टू Q2 इरिवर्सिबल माइनस का मॉड ऑफ Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई Q2 इरिवर्सिबल। तो ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका इनपुट। तो यहाँ से फिर से डिवाइड कर दो Q2 रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी इक्वल्स टू 1 माइनस का मॉड ऑफ Q1 irreversible upon Q2 irreversible. Since Q2 irreversible is greater than, sorry, since Q2 reversible is greater than Q2 irreversible, ये हमने जो स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट किया था वहां से हमने लिया है, ये हमने वहां पे आपको शो कर दिया था कि ये ऐसा है। और स्टेप थर्ड में भी हमने ये शो किया था Q1 रिवर्सिबल विल बी लेस देन Q1 इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चेंज अभी अभी बताया आपको। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी है हमारी, ये जो क्वांटिटी है फर्स्ट मॉड ऑफ Q1 रिवर्सिबल अपॉन मॉड ऑफ Q2 इरिवर्सिबल, ये लेस होगी मॉड ऑफ Q1 इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाई Q2 इरिवर्सिबल। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इस क्वांटिटी से लेस होगी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से रख के देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होगा आपको, इसकी वैल्यूज को रख लो। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, तो Q2 रिवर्सिबल को मोर रख लो। ठीक है, ये हो गया लेस, और यहाँ पे ये मोर है, और ये हो गया लेस। ठीक, तो देखो Q1 जो रिवर्सिबल है, Q1 रिवर्सिबल यहाँ पे लेस है, लेस को इस Q2 रिवर्सिबल से आप डिवाइड कर रहे हो, लेस को मोर से डिवाइड कर रहे हो। Q1 इरिवर्सिबल मोर है, और ये क्या है, Q2 इरिवर्सिबल, Q2 इरिवर्सिबल भी लेस है, ये है ना Q2 इरिवर्सिबल, ये लेस है। अब यहाँ पे देखो कि लेस को मोर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लेस आएगा, और मोर को लेस से डिवाइड करोगे तो मोर ही आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है ये इससे बड़ी है। जब आपने ये प्रूफ कर लिया तो आप क्या करो कि दोनों साइड -1 जोड़ दो, या फिर दोनों क्वांटिटी को 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 में से माइनस कर दिया, यहाँ भी 1 माइनस दिस एंड 1 माइनस दिस। तो अब
अगर हम बात करें कि जो इधर की पूरी क्वांटिटी थी ये क्या थी, लेस थी, ठीक है। तो वन में से अगर लेस माइनस करोगे और वन में से मोर माइनस करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वन में से लेस माइनस कर रहे हैं, वन में से मोर माइनस कर रहे हैं, तो वन में से अगर लेस माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी होगी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, मोर आएगी। और अगर वन में से मोर माइनस करेंगे तो ये लेस आएगी। इसको आप कंपेरेटिवली कर सकते हैं, कोई वैल्यू भी लेके, वन माइनस का 0.4 ले लो, 0.6 ले लो, ऐसे भी लेके आप कर सकते हो। लेकिन एक सिमिलरली एक जेन्युइन वे में हम लिख सकते हैं कि वन माइनस लेस करोगे तो मोर आएगा, और वन माइनस मोर करोगे तो लेस आएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इफिशियंसी है वो किसकी है, ईटा इरिवर्सिबल की, और ये इफिशियंसी किसकी है, ईटा रिवर्सिबल की। तो इसका मतलब यहां से प्रूव हो गया कि ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि ईटा रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन ईटा इरिवर्सिबल, ठीक है। और ऐसे केसेस में अगर कभी भी इंट्रॉपी कही जा रही है तो इंट्रॉपी के आप बेसिक फार्मूला को ही आप लगाओगे इरिवर्सिबल के लिए, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच या फिर क्यू ऑब्लिक टी, ठीक है। तो अब इसके टर्म में हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखें कि अगर इस केसेस में अगर जो भी चीजें हो रही हैं वो वो भी रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है। डेल्टा एस तो हम इसको हमने फेज ट्रांजिशन में रखा है, क्योंकि आप जब भी डेल्टा की बात करते हो तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू है वो होती है डेल्टा एच के बराबर, ठीक है। ये अभी हम इसको आपको प्रूफ भी करके दिखा देते हैं, ये आ जाएगा अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। एक फेज दूसरे फेज में बदल रहा है तब एंट्रोपी में क्या चेंज होगा। Phase transition is a process in which one phase get converted into other phase, and it is happen on constant temperature. देखो, हमने एक वाटर का केस लिया है, वाटर सॉलिड है मतलब आइस है, आइस को मेल्ट कराया तो आइस मेल्ट करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और कांस्टेंट प्रेशर होता है 1 atm, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाटर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ तो ये लिक्विड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज दिस इज फ्यूजन एंड दिस इज वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास प्रोसेस है, एक फ्यूजन है, एक वेपोराइजेशन। अगेन फ्रॉम द beginning delta S equals to Q reversible by T, and we know from first lab thermodynamics dq reversible is du plus का pdv, और आपको पता है कि du plus का pdv क्या होता है, dh होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ds किसी भी ट्रांजिशन के लिए ये क्या होगा, डेल्टा एस ट्रांजिशन डेल्टा एच हो जाएगा बाई टी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग कोई सा भी चेंज हो उसके करस्पॉन्डिंग हम फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे हमने फ्यूजन के लिए लिखा तो डेल्टा एस फ्यूजन इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी। कहीं कहीं देखो ऐसा भी लिखा है डेल्टा एफ एफ यू एस इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन। तो ये केवल लिखने का बस तरीका है, दोनों तरह से ये चीज सही है, ठीक है, कैसे भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है डेल्टा एस वेपोराइजेशन डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। तो डिफरेंट जो आथर्स हैं उन्होंने मेंशन इस तरीके से किया है। कोई बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो केएल कपूर है वो इस तरीके से मेंशन करता है, और पूरी शर्मा पठानिया को देखोगे, ठीक है, बहल बहल और मदान को देखोगे तो ये इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है, किसी तरीके से आप लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, अब जो हमारा इंट्रॉपी चेंज था वो सारा चेंज हमने कर लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंसिडर किया है ये इजी है,
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में या फिर एंट्रेंस में आए हैं, उसको भी हमने कंसिडर किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमने लेंदी लिया है, जैसा कि आपने सिस्टम ऑफ वन वेरिएबल में किया था डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, वैसा भी क्वेश्चन एक लिया है हमने। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ये काफी इजी है। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन of 2 mole of a gas from 5 liter to 50 liter at 303 K। ठीक है, तो 303 केल्विन पे पूछ रहा है कि आप एंट्रोपी चेंज बताओ 2 मोल के लिए। तो आपके पास फार्मूला है, देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा है, आपके पास वैल्यूज गिवन है, n इक्वल टू 2 मोल, v1 इक्वल टू 5 लीटर, v2 इक्वल टू 50 लीटर, और आपने फार्मूला पढ़ा है कि डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 nr log v2 अपॉन v1। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो यहां से जो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू आ गई 2.303, एन की वैल्यू आपने रख दी 2, आर की वैल्यू 8.314। जो आर की वैल्यू की यूनिट होगी वही यूनिट डेल्टा एस की होगी, और करस्पॉन्डिंग यूनिट, तो यूनिट का हमने टॉपिक नहीं पढ़ाया है, यूनिट होगी जो है डेल्टा एस की। डेल्टा एस की यूनिट क्या होगी, जूल पर केल्विन। ठीक है, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो 1 मोल के लिए लेते हो तो आप लिख सकते हो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया कि V2 और V1 की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया V2 इक्वल टू 50 लीटर और V1 इक्वल टू 5 लीटर। 5 से 50 को कट कर दो, ये 10 हो गया, log 10 की वैल्यू 1। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 38.29 38.29 जूल पर केल्विन। क्लियर। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एट 373 केल्विन एंट्रोपी चेंज फॉर ए लिक्विड वाटर टू स्टीम। अब देखो, वाटर टू स्टीम बोल दिया तो तुरंत आपको ये समझ लेना कि फेज ट्रांजिशन के लिए बोल रहा है, और फेज ट्रांजिशन के लिए बोल रहा है तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच ऑब्लिक टी। तो आप इसको रीअरेंज कर दो, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एस इंटू टी, इस टी को इस साइड ले जाओ। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। आपने क्या किया कि जो है डेल्टा एस की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू दे रखी है 109 जूल पर केल्विन, और इसकी यूनिट हो गई केल्विन, तो पर केल्विन से केल्विन कट गया, ये जूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दी। अब ये देखो, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, तो आपने इसे क्या किया कि इस डेसिमल को यहाँ से 3 पॉइंट इधर घिसका दिया, और आपने इसको किलो जूल पर मोल के रूप में लिख दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब एक थोड़ा सा हम लेंदी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें भी आपको देखने का है कि और समझने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन केएल कपूर में गिवन है, बट सिंस हमें पता है कि जो केएल कपूर बहुत सारे स्टेप्स को कभी कभी छोड़ देते हैं, तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया ताकि आपका यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट हो सके। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 2 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए कैलकुलेट करना है, हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इन्होंने कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, मतलब सीपी के फॉर्म में है कोई भी क्वेश्चन, फ्रॉम 298 टू 373 केल्विन। टेम्परेचर रेंज दे दी है कि ऑलमोस्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर रहे हैं। गिवन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ सीपी एम, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, ऑफ नाइट्रोजन एज, पूरा इक्वेशन दे रखा है, सीपीएम जूल पर केल्विन पर मोल। ये क्या है, ये इक्वेशन है 27.296 प्लस का 5.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 टी ऑब्लिक के माइनस 0.042 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
t/k का स्क्वायर। तो देखो एक तरीके से एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे रखा है, नथिंग बट एक फंक्शन दे रखा है। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना है, आगे चल के इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएशन के रूल्स लगा के इंटीग्रेट करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ये देखते हैं। आपको पता है कि डेल एस बाई, ये आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि डेल एस इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और ये आपको पता है कि डेल क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी वी डी टी बाई टी हो जाता है। अब यहां से आप क्या करो कि इस dt को इस ds के नीचे ले आओ। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू सी पी एम बाई टी। ये रीअरेंज हो गया, सी पी एम बाई टी बचा रह गया। तो यहां से आपका मेन जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू सी पी एम बाई टी। क्लियर? अब देखो, अब आपको क्या करना है कि अगर आपको डेल्टा एस बाई डेल टी निकालना है तो इस सीपीएम की वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, इस सीपीएम की वैल्यू को पुट कर देना। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आप पुट कर दो। आप, हमने क्या किया, पूरी वैल्यू पुट कर दी। देखो यहाँ पे कोई टी है, नई टी है, तो इसको टी से डिवाइड कर दिया, 27.296 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे देखो टी है तो टी से टी कट जाएगा, ये आ जाएगा 5.23 इंटू 10⁻³ टी कट गया, अब लिख के बचा रह गया माइनस 0.042 इंटू 10⁻⁻7, ये टी स्क्वायर होगा। अगर आप इसे ब्रैकेट को ओपन करो तो टी स्क्वायर होगा और के स्क्वायर होगा। तो अगर इसे डिवाइड करोगे टी से तो एक टी का जो पावर है कट जाएगा और नीचे का टी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो यहां से आ गया t/k²। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको डेल्टा एस पूछ रहा है, तो इस dt को ट्रांसफर कर दो इस साइड। तो हमने क्या किया कि यहाँ से dt को ट्रांसफर कर दिया, तो पूरी इक्वेशन देखो हमने लिख दी, और पूरी इक्वेशन में dt मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया dt। अब हमें क्या चाहिए कि इस dt को इसके साथ, इस dt को इसके साथ और इस dt को इसके साथ लिख लो, और पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट। तो जब सबको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डेल एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस में कन्वर्ट हो जाएगा, s2 माइनस s1 तो डेल्टा एस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? हमने केवल केवल एक्सपेंड करके लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया कि जो इसकी लिमिट डेल एस इंटीग्रेशन ऑफ डेल एस विद इन लिमिट s1 टू s2, और इस पूरे की जो है लिमिट हो जाएगी, सिंस टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो टेम्परेचर की लिमिट हो जाएगी 298,273। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, इस dt को, जो dt है जो अभी बता रहे थे कि इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, और इसमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, इस t को ऊपर ले गए तो ये हो गया t इनवर्स dt। यहाँ लिमिट लगा के 5.23 इंटू 10⁻³ बाई के dt माइनस का, इसे इंटीग्रेट किया 298 0.042 इंटू 10⁻⁻7 t अपॉन के स्क्वायर dt। ठीक है, यहाँ पे जब केवल dt को इंटीग्रेट करते हो, t इनवर्स dt को इंटीग्रेट करते हो तो क्या आ जाता है, ln। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका ln t बाई के। ठीक है, तो ये के कुछ नहीं है, के केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से कांस्टेंट है। तो हमें केवल केवल टी पे ही ये लिमिट लगानी है, इस चीज का ध्यान रखना, केवल टी पे लिमिट लगेगी, इसके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ dt का केवल इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आ जाता है, टी में कन्वर्ट हो जाता है। अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, रख दिया, उसको इंटीग्रेट किया dt को, तो टी हो गया, टी पे लिमिट लगा दो 298 और 373। यहाँ पे आप लिमिट लगा दो, यहाँ पे लिमिट लगाने से पहले इस कांस्टेंट को बाहर ले लो, ये पूरा कांस्टेंट हो गया बाहर। ठीक है, अब t को dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, तो आप इंटीग्रेट करते हो तो आप कहते हो कि जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो, प्लस इस 1 जोड़ दो, और जो आया उससे डिवाइड कर दो, यही ना, 1 + 1 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 + 1 2, तो ये 2 आ जाएगा बाहर, ये हमने 2 लिखा है, प्लस इसकी जो पावर थी 1 + 1 का मतलब 2 हो गई, तो इसकी पावर हो गई t², और इस पर हमने लिमिट इंप्लाइज कर दी 298 to 373। ये थोड़ा क्वेश्चन सिंपल था, जो हमने पिछली बार किया था वो थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था।
ये कुछ सिंपल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसको एक्सपेंड कर दो। ये ln में है तो आपको लॉग लॉग की वैल्यूज आती हैं, तो लॉग में कन्वर्ट कर दो, 2.303 से मल्टीप्लाई करके प्लस लिमिट लगा दो, लॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा 27.296 इंटू 2.303 लॉग 373 डिवाइडेड बाई 298, ठीक है, प्लस 5.23 इंटू 10⁻³ ये यहाँ से आ जाएगा, और इस पे लिमिट लगा दो, इस टी पे लिमिट लगा दो, तो 373 माइनस का 298, ये लिमिट इंप्लाइज होगी, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। और यहाँ पे इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस यहाँ पे लगा है 0.021 इंटू 10⁻⁻7, और यहाँ पे टी स्क्वायर पे लिमिट इंप्लाइज कर दो, टी स्क्वायर है 373 का स्क्वायर माइनस का 298 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 27.296 मल्टीप्लाइड बाई 2.303, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62.86, और लाख 373 डिवाइडेड बाई 298 की वैल्यू आ जाएगी 0.0974। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, ये इसका जो है डिफरेंस आ जाएगा 75, तो ये डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो 5.23 इंटू 75 10⁻³ प्लस जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50325 और 0.021 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 6.12, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 392.25, 10⁻³ है, तो इसे एज इट इज रख दो, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। और यहाँ से जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.021 इंटू 5032 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1056.825 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो इसे एज इट इज रहने दो, अगले स्टेप में पावर को सॉल्व कर दो, 10 की पावर को। तो जैसे हमने इसको एज इट इज रहने दिया, फिर उसके बाद इसको 10⁻³ तो डेसिमल को क्या करोगे 3 पॉइंट लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर दो, जैसे आपने 3 पॉइंट डिस्प्लेस किया ये डेसिमल यहाँ आ गया 0.392 हो गया ये। और इसमें क्या करो कि डेसिमल को 7 पॉइंट डिस्प्लेस कर दो, तो ये कितने डिजिट है पहले से 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 3 0 और बढ़ा लें, ये 3 0 हमने और लगा लिया, और 3 0 के बाद डेसिमल यहाँ लगा लो लेफ्ट साइड, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई आ गई 0.00058568, ठीक है। अब क्या करो कि इस प्लस वाले को एक साथ जोड़ दो, ये प्लस है तो ये आ जाएगा 6.512, और इस माइनस वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.511, क्लियर, जूल पर केल्विन पर मोल। तो एक मोल के लिए अपने डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 मोल के लिए बताओ, तो अगर 1 मोल के लिए वैल्यू है तो 2 मोल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली फॉर 2 मोल जस्ट मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 मोल। यहाँ देखो ये यूनिट क्या है, मोल है, और यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल है, तो मोल से मोल इनवर्स कट गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई 2 इंटू 6.51, ये हो गया 13.02 जूल पर केल्विन। तो फाइनली जो आपके डेल्टा एस और उससे बेस्ड क्वेश्चन थे, तो चेंज इन डेल्टा एस आपने देखा आज, और इससे बेस्ट क्वेश्चंस भी देखे, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन इजी और एक थोड़ा सा टफ भी कराया। तो आप इस तरीके से इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो।